नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आजादी के बाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह। आजादी के बाद पहली बार दुनिया भर के कई नेताओं का दिल्ली आगमन इस शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर, और आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी दिल्ली पहुंचना होगा अब से तकरीबन 45 मिनट बाद। यकीनन ये अपने तरीके की एक पहली सियासी चाल नहीं कहिए बल्कि सियासी बिसात है, जिसके आश्रय शायद भारत अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी मतने को तैयार है। शपथ शाम में है, लेकिन इन सब के बीच तैयारी जबरदस्त हो चली है। मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजी जा चुकी है। जिनमें सूची में जिन का नाम है वो सभी गुजरात भवन में दस्तक दे रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ बैठक चल रही है। रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, नजमा हेपतुल्ला, रामविलास पासवान। कुल मिला के माना यह जा रहा है कि 17 कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। हर्षवर्धन भी वहां पर पहुंचे हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के एक वक्त के दावेदार थे। राजनाथ सिंह भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है। निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली भी गुजरात भवन पहुंच चुके हैं। तो जाहिर है एक तरफ मुलाकात का सिलसिला जो एक आखिरी स्वरूप दिया गया है मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति भवन भेजी जा चुकी है, वह सूची उससे पहले मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। दूसरी तरफ आज सुबह से ही सार्क देशों के नेताओं का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया। इन सब के बीच सबसे पहले हालांकि मॉरिशस के राष्ट्रपति पहुंचे थे, फिर अब से कुछ देर पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे पहुंचे। तकरीबन 40 मिनट के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी पहुंचेंगे, और इस तरीके से आज शाम 2 बजे तक होते होते मालदीव के नेता भी पहुंच जाएंगे। मतलब बहुत साफ है कि जिस तरीके से पहली बार एक निर्णय लिया गया कि सार्क देशों को शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया जाए, और उसके जरिए आने वाले वक्त में एक भारत की विदेश नीति की बात हो, या फिर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत अपने आप को रखना चाहता है, उसके संकेत नरेंद्र मोदी दे दें, ये माना जा रहा है। तो एक तरफ मंत्रियों की तैयारी, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी महत्ता और अपनी परिस्थितियों को बताने की स्थिति में हमारे तमाम संवाददाता हर जगह पे मौजूद हैं। हम उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ राजीव डोगरा साहब और जी पार्थसारथी, जो कि पूर्व डेवलपमेंट रह चुके हैं, दोनों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले 2-3 चीज़ और जानकारी दे दें कि दरअसल आज दिल्ली में ये व्यवस्था की गई है कि समूचे दफ्तर जो लुटियंस की दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के हैं, दोपहर 2 बजे बंद हो जाएंगे। शाम 5 बजे हर वो रास्ता जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है वही शख्स जा पाएगा जिसके पास एक कार्ड होगा और जिस पर एक स्टिकर होगा, यानी वही गाड़ी जा सकती है। शाम 6 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीसरा मौका है जो खुले मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जब चंद्रशेखर आए थे उस वक्त भी, और अटल बिहारी वाजपेयी आए थे उस वक्त भी, इन्होंने खुले मैदान में ही शपथ लेना ठीक समझा था, क्योंकि मेहमानों की सूची लंबी थी। इस बार भी सूची बहुत लंबी है। तो 6 बजे से जो प्रक्रिया शुरू होगी वो तकरीबन माना जा रहा है 7:30 बजे तक चलेगी, और उसके बाद 8:30 बजे सार्क देशों को डिनर देंगे राष्ट्रपति। तो उस डिनर और इन सारी चीज़ों में हम लगातार जुड़े रहेंगे। और यह भी बता दें, चूंकि कल सुबह जो मीटिंग होनी है उसमें हैदराबाद हाउस में बैठक का भी सिलसिला शुरू होगा, तो हर चीज़ लगातार आपके पास आते चले जाएंगे। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं, लेकिन अंजना, वहाँ पर क्या हरकत हो रही है? हम आपको देख तो पा रहे हैं, लेकिन ज़रा बताइए, क्योंकि लगभग 40 मिनट के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। जी प्रसून, कुछ ही देर पहले महिंदा राजपक्षे यहाँ पर श्रीलंकाई प्रेसिडेंट आए थे, और जाहिर तौर पर उनको लेकर जिस तरह से वाइको या फिर तमाम लोगों ने विरोध किया है, उसकी वजह से सुरक्षा बहुत ज्यादा यहाँ पर की गई है, क्योंकि काले झंडे दिखाने का खतरा था। और श्रीलंकाई चिंता यही सबसे बड़ी थी, जो कि उस देश की तरफ से भी जाहिर की गई थी, कि किसी भी मकाम पर ऐसा ना हो कि काले झंडे दिखाए गए। राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है ये शपथ ग्रहण समारोह। 40 मिनट बाद अब नवाज शरीफ का इंतजार है। नवाज शरीफ और उन पर नजरें टिकी रहेंगी कि आखिर आगे की प्रक्रिया कैसे चलती है। लेकिन इन सब के बीच वो बड़ा सवाल होगा कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच के रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्या उसका एक तरह से साया पड़ जाएगा, या फिर वाकई शपथ ग्रहण पर, या फिर वाकई सार्क राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत के प्रधानमंत्री बेहतर रिश्तों की, बेहतर व्यापार की बात कर रहे हैं, उस पर पूरी तस्वीर बनी रहेगी। अब कुल मिलाकर लबो-लुआब यही है, लेकिन अब तो 40 मिनट भी नहीं प्रसून, उससे भी कम वक्त का इंतजार है। नवाज शरीफ हिंदुस्तान की जमीन पर पैर रखेंगे।
हर कोई पहुंच रहा है अशोक सिंघल गुजरात भवन, लेकिन नजरें इस बात को लेकर भी टिकी हुई है कि विदेश मंत्री कौन होगा। लेकिन वहां पहुंचने के सिलसिले के बीच आप क्या देख पा रहे हैं? वही लोग पहुंच रहे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं या बाकी भी? अशोक सिंघल। प्रसून, अब कोई मेरे को लगता नहीं कोई कंफ्यूजन है। उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जो संभावित मंत्री होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से चेहरे गायब हैं जो पार्टी के सीनियर लोग भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग आए गए हैं सहयोगी पार्टियों के लोग हैं। हरसिमरत कौर पहुंचे अकाली दल से अभी 2 मिनट पहले, शिवसेना के अनंत गीते हैं, टीडीपी से हैं उपेंद्र कुशवाहा है, तमाम लोग ऐसे लोग यहाँ दिखाई दिए हैं। पासवान हैं और बीजेपी के जो कई दिनों से चर्चा में थे नाम नेताओं के जो मंत्री बनने वाले थे, वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब कोई मेरे को लगता नहीं कोई दुविधा की बात है या कंफ्यूजन है। यहाँ पे उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं जो उनके सरकार में मंत्री बनेंगे। संभावित मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पे बैठक हो रही है, अनौपचारिक बातचीत हो रही है। वही लोग यहाँ पे एक खास बात हो रहा है प्रसून, मैं बता दूं, निर्मला सीतारमण, नजमा हेपतुल्ला, प्रकाश जावड़ेकर, कुछ एक नाम है राव इंद्रजीत हरियाणा से, ऐसे नाम है जिनकी चर्चा नहीं थी आज से पहले, वो लोग भी यहाँ पे दिखाई दिए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है, शहनवाज हुसैन नहीं है जो बीजेपी के मुस्लिम चेहरा थे, बहुत से नाम नहीं है। मुरली मनोहर जोशी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, अडवाणी कहीं पूरी पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना कैबिनेट मंत्रिमंडल की कंसल्टेशन में वो दिखाई दिए। तो ये तमाम चेहरे यहाँ दिखाई दिए हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पिछले 1 घंटे से उनसे मीटिंग चल रही है नरेंद्र मोदी की, और अपने आप में नरेंद्र मोदी का ये अनोखा और यूनिक तरीका, अलग तरीका है कि शपथ समारोह से पहले अपने मंत्रिमंडल से, जो संभावित मंत्रिमंडल है, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया है। प्रसून, दिल्ली में कई जगहों पर पोस्टर लगे हुए हैं, नया युग नया भारत, और उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। कहाँ है आप खोज रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को? युग बीत चुका है अशोक सिंघल जी। बिल्कुल प्रसून, युग बीत चुका है। गुजरात भवन में भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो नया युग नया भारत, जहां पर नरेंद्र मोदी डेरा डाले हुए हैं, यहीं से पूरी सरकार का शेप आकार कैसे होगा यहीं से चल रहा है। नरेंद्र मोदी सेंटर बना हुआ गुजरात, यहाँ पे अगर देखेंगे तो साफ दिखाई दे रहा है नया युग नया भारत। तो नरेंद्र मोदी का युग है, अटल अडवाणी का युग अभी नहीं रहा है। लेकिन बेशक नरेंद्र मोदी आज सुबह राजघाट के बाद अटल से मिलने पहुंचे और 20 मिनट की मुलाकात हुई है उनसे। लेकिन ये साफ तौर से है अब पार्टी और सरकार नरेंद्र मोदी के हिसाब से चलेगी। अब पार्टी में भी नरेंद्र मोदी का युग है, सरकार में तो वो प्राइम मिनिस्टर बन ही रहे हैं। तो साफ तौर से अब क्लियर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी का युग है। बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे वही पार्टी में होगा, और सरकार में तो उन्हीं के हिसाब से हो ही रहा है। राजनाथ सिंह सरकार में आ गए होम मिनिस्टर के रूप में, और वहां पर जेपी नड्डा अध्यक्ष होंगे बीजेपी के। ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हैं कि जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी की चॉइस हैं। तो साफ तौर से ये क्लियर हो चुका है कि अब नरेंद्र मोदी युग आ चुका है, अटल अडवाणी युग नहीं है। डॉक्टर जोशी अब कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं उनका सम्मान रखा जाएगा, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा पद ढूंढा जा रहा है ताकि उनका सम्मान रखा जाए। लेकिन प्रायोरिटी अब सरकार है और पार्टी है, वो अब देखा जाएगा कि नरेंद्र अडवाणी और जोशी का क्या होगा। लेकिन अब मोदी युग आ चुका है, मोदी सब कुछ है पार्टी और सरकार के भीतर, ये साफ हो चुका है। ये मैसेज साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जा चुका है ये मैसेज। चलिए, आप दोनों बने रहे हैं। पारसारथी साहब, हमको लगता है हम आपसे एक तुरंत प्रतिक्रिया रहे। राजपक्षे पहुंच गए, आप इस माइक को उठा लें, इस माइक को भी उठा लें। हाँ, राजपक्षे पहुंच गए हैं और तमिलनाडु में हमारी जानकारी के हिसाब से वहां पर विरोध भी हो रहे हैं। राजपक्षे तमिलनाडु के ऊपर से दिल्ली पहुंचे हैं, जो रास्ता निकल कर आया है। क्या ये रास्ता तमिलनाडु के लिए हितकारी है, श्रीलंका के लिए हितकारी है, या भारत की अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के मद्देनजर ये जरूरी कदम था? देखिए, हमें एक चीज़ समझना चाहिए, श्रीलंका के तमिलों का मुद्दा एक राजनीतिक फुटबॉल है तमिलनाडु। जब IPKF वहाँ था, मैं प्रधानमंत्री का विशेष प्रतिनिधि था श्रीलंका के लिए। एक के बाद एक मुकाबला, लेकिन उस समय MGR जैसे मुख्यमंत्री थे। मैं समझता हूँ कि ज़रूर उनकी भावनाओं को हमें याद रखना चाहिए, लेकिन देश की जो विदेश नीति है वो संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं अगर शायद वो एक द्विपक्षीय विजिट पर आते और इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह होते तो ये हम समझ सकते हैं,
लेकिन वो एक क्षेत्रीय गठन के लिए आ रहे हैं, क्षेत्रीय राज्याध्यक्षों के साथ आ रहे हैं। तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं इसे नाउचित समझता हूं, और इस तरह के निर्णय अगर सरकार को लेना हो देश के राष्ट्रीय हित में तो लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ जितने भी राज्य सरकार हैं जिनकी इन चीज़ों में दिलचस्पी है उनको समझाना चाहिए। देखिए, पहले बहुत प्रयास किया जाता था कि अगर श्रीलंका का कुछ मसला हो, तमिल वहाँ के नागरिक के बारे हो, तो मुख्यमंत्री से पूर्व रूप से कंसल्टेशंस होते थे, उनसे बातचीत होती थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में मोदी जी ये ध्यान में रखते हुए उनको साथ लेंगे। राजीव डोगरा जी, लोगों के जहन में एक सवाल है कि किसी भी देश की विदेश नीति तो एक ही होती है, सत्ताएं बदलती रहती हैं। क्या इस दौर में विदेश नीति भी बदलेगी? विदेश नीति ज़रूर बदलेगी, क्योंकि हमारी आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से होने वाला है, और जब आर्थिक विकास हो और जब देश आपके साथ हो तो विदेश भी आपको ज़्यादा ध्यान देता है। आप देखें जो फॉरेन मीडिया में जिस तरह कमेंट्री आ रही थी मोदी साहब के अगेंस्ट इलेक्शन से पहले, वो किस तरह करवट बदल चुकी है, 180 डिग्री का फ़र्क हो चुका है। तो जैसे जैसे मतलब सब अब उनकी तारीफ़ करते हैं, वर्ल्ड लीडर्स उनके साथ मिलना चाहते हैं, और वर्ल्ड का मीडिया जो है अब पॉजिटिव डायरेक्शन देख रहा है कि देश में डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी पे ज़्यादा जोर होगा। सो उसी के रिएक्शन में विदेश नीति में भी फ़र्क आएगा, और विदेश नीति में मेरे को लगता है एक रिएक्टिव की जगह एक्टिव पॉलिसी का हमको संभावना है। देखिए, आप एक बड़ी बात की, हम इसके दूसरा हिस्से में आए। पारसारथी साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी है नवाज शरीफ, उनकी पहचान इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर भी है। नवाज शरीफ आज की तारीख में पाकिस्तान के जरिए क्या लेकर भारत आने वाले हैं? वो बाजार देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, डेवलपमेंट। सबसे पहले एक बात आपको समझना चाहिए जी, फिलहाल गहरे मतभेद हैं शरीफ साहब और सेना के बीच, बहुत ही गहरे मतभेद हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक प्रधानमंत्री है जो 2 बार तख्ता पलट के जरिए, फौजी तख्ता पलट से शासन से हटाए गए हैं, 1993 को और 1999 को। तो ये जो उन्होंने फौज के खिलाफत के बावजूद निर्णय लिया है, इसको ये सराहनाजनक है। तो समस्याएं उनकी ये हैं। दूसरी बात ये है कि उनकी भी प्राथमिकता आर्थिक विकास पर है। हालांकि वो मुस्लिम लीगी हैं, कश्मीर वगैरह के मुद्दों में आसानी से अपनी नीति परिवर्तन नहीं करेंगे। फ्लेक्सिबल है लेकिन आसानी से नहीं होगा। लेकिन बात यह है जी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 चीज़ों की बात अगर हो तो अच्छी बात है, जिससे आगे ले जा सकते हैं। एक, क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय ये व्यापार। दूसरी बात यह है ऊर्जा की जो समस्याएं हैं, आजकल उनका हाल हमारे से भी बुरा है। ऊर्जा के मामले में लाहौर जैसे शहर में बिजली नहीं, हम बड़ी आसानी से इनको 200 से लेकर 500 मेगावाट तक दे सकते हैं। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त किया है। सिर्फ ये हम ये जो आपने कहा पारसारथी साहब, ये देखिए बहुत 2 बातें निकल कर आ रही है जो हम समझ पा रहे हैं कि सेना और नवाज शरीफ के भीतर के टकराव के बीच में क्या पहली बार जनता खड़ी हो सकती है अगर उस तरीके से समझौता आ जाए। बिजली को लेकर बहुत आक्रोश था, सड़कों पे लोग निकल आए। देखिए, बात यह है कि सेना भी बड़ी खेल खेल रही है। सेना भी अभी मीडिया के बीच उन्होंने एक फूट पैदा करवा दिया है, मीडिया में मतभेद आ गए हैं। तो सेना को क्यों आप वहाँ अंडर एस्टिमेट ना करें। उन्होंने राजनीति खूब खेले हैं 60 सालों के लिए, वो उनके राजनीति इस पे हम आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में माना यही जाता है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री जरूर है या कोई भी प्रधानमंत्री होता है, लेकिन सत्ता के केंद्र और भी हैं। उसे कैसे कौन साधेगा पाकिस्तान में, इस दिशा में बहुत नजरें हैं जो मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात होने वाली है। बहरहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे उन जगहों पर जहां पर श्वेता इस वक्त हमारे साथ होटल मानसिंह में खड़ी हुई हैं, जहां पर श्वेता वहां किन किन को आना है?
देखिए प्रसून, अभी तक जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ही यहाँ पर नवाज शरीफ अपने 5 लोगों के डेलीगेशन के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके लिए यहाँ की जानकारी है और उस हिसाब से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी बार बार आकर यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान भी ये जो पूरी सड़क है, ये मानसिंह रोड, इस पे तैनात हैं। हर कोने कोने पे यहाँ पे पार्किंग नहीं अलाउड है, सिर्फ मीडिया को अपनी ओबीज पार्क करने की इजाजत दी गई है। अभी ट्रैफिक चल रही है, लेकिन बताया जा रहा है 1 घंटे पहले उसे बंद कर दिया जाएगा। 11:15 तक पहुंचने का अनुमान है। एक तरफ सार्क देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचना शुरू हो गए हैं और इन सब के बीच मंत्रिमंडल को लेकर आखिरी कवायद भी पूरी हो गई है, मुलाकातों का सिलसिला। और इन सब के बीच हर के जहन में जो कुछ भी, हम सीधे कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं के पास चलते हैं जिनके साथ शिवसेना के नेता मौजूद हैं। संजय राउत। मोदी के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर शिवसेना आएगी या नहीं आएगी, इन सब अटकलों को अभी पूर्ण विराम मिल चुका है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और पार्टी के सभी नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे साथ इस वक्त है पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत, उन्हीं से जानते हैं क्या विरोध खत्म हो गया है अब नवाज शरीफ को लेकर? बात विरोध की नहीं है, बात पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे साथ इतने सालों से विश्वासघात किया है उस बारे में शिवसेना के नहीं, पूरी देश की भूमिका पाकिस्तान के बारे में हमारे साथ है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहे हैं और इस देश में एक अच्छा माहौल है, आनंद का माहौल है, उत्साह है, एक मुझे लगता है त्योहार जैसा माहौल है। तो हम चाहते हैं कि इस मौके पर शिवसेना किसी भी तरह से विरोध नहीं करेगी। और आज हम सब लोग, पार्टी के हमारे प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली में आ रहे हैं और आज के उत्सव में हम शामिल होंगे। जब नरेंद्र मोदी शपथ लेते होंगे हम वहां रहेंगे। लेकिन सर, आनंद का माहौल है, आप कह रहे उत्साह का माहौल है, इसी के बीच शिवसेना परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात भी कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। नवाज शरीफ जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज यहाँ पधार रहे हैं। उनके खिलाफ देश के मन में हमेशा गुस्सा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। सिर्फ शिवसेना या देश नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बारे में उनके, अगर आप पहले के स्टेटमेंट देखें तो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह रिश्ता रखने के लिए हमने विरोध किया है, पूरे देश ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी साहब ने भी किया है। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। अब तक इस देश में मजबूत सक्षम प्रधानमंत्री, एक स्थिर सरकार नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ रही थी हमारे खिलाफ।